हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल विजडम पे। तो दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे टाइची इंडस्ट्रीज के बारे में। तो दोस्तों ये 209 करोड़ की सिर्फ कंपनी है, बहुत ही स्मॉल छोटा कैप की ये कंपनी है जिसका स्टॉक पी 16.8 का अवेलेबल है। तो करंटली कंपनी 204 यानी कि 204 रुपये पे ट्रेड कर रही है, जबकि इसका बुक वैल्यू 106। तो कंपनी लगभग लगभग अपनी बुक वैल्यू से 2 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रही है, 1 गुना ज़्यादा। तो चलिए बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। Taichi is leading manufacturing of APIs and advanced intermediates of APIs for anti-inflammatories and anti-depression, anti-anesthetic, antidiarrheal and psychoactive etc. तो की पॉइंट्स देखेंगे। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोसामीन हाइड्रोक्लोराइड। Taichi Industry Limited is one of the largest manufacturing of glucosamine hydrochloride in India and the leading sodium and potassium salt. These products are mainly exported to USA and Europe. तो ये जो कंपनी काम करती है वो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का, ग्लूकोसामीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि ये एक्सपोर्ट करती है यूएस और यूरोप में। रेगुलेटरी अप्रूवल्स की बात करें तो टाइची ओवरसीज रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन टर्म्स ऑफ यूएस एफडीए रिकॉग्नाइजेशन फॉर इट्स current facilities and EU GPM certification has helped to enter in advanced regulatory market. Going ahead, it is planning to file more ANDAs. Business segment तो Taichi engage है APIs, intermediates, chiral intermediates, nucleus और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात करें in order to withstand the tough competition. Taichi has developed quality and innovative products in APIs and intermediate categories at lower cost through extensive research and development. It's planning to launch new APIs in thyromatic categories for treating diseases namely hypothyroid, asthma और cavity in future. TIL is planning to expand its network in new countries like। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ आया, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कंपनी क्या करना चाह रही है, अपने न्यू एपीआई सिस्टम थायरोनोमेटिक को, जिससे कि ये थायराइड और अस्थमा जैसी की डिसीजेस को ये अपना ट्रीट कर सके। तो ये एक्सपैंड करना चाहते हैं अफ्रीका, यूरोप, इजराइल और मिड ईस्ट में। तो कंपनी के नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो कंपनी का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है और आज ही के दिन कंपनी ने अच्छा रनअप दिया है। तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 4। तो 200 करोड़ की कंपनी में 5 करोड़ की अदर इनकम। तो इसी तरह से अब क्वार्टरली सेल्स की बात करेंगे तो क्वार्टरली सेल्स दिसंबर के क्वार्टर में सेल्स बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी। तो क्वार्टर लीज है लिहाज से कंपनी का क्वार्टर बढ़िया है। 2011 से ये कंपनी 46 करोड़ से अभी 2022 10 साल में सिर्फ 62 करोड़ हुई है। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ देखने वाली है कि कंपनी का फोकस भी अफ्रीकन और यूरोपियन मिडल ईस्ट में है, पर इसकी सेल्स बहुत ही कम ग्रो हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 4 करोड़ से सिर्फ 11 करोड़ पिछले 10 साल में बहुत ही स्लो पेस्ड ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी 2 करोड़ से 9 और 12 करोड़ तक। तो ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि कंपनी ने बहुत स्लो ग्रोथ दिखाई है। बैलेंस शीट की बात करें तो 2011 सेल्स कैपिटल सिमिलर रही। बोरोइंग्स जो कंपनी की है वो बिल्कुल ही इन्होंने ज़ीरो कर दी बोरोइंग्स, और टोटल लायबिलिटीज़ और एसेट्स सेम है। और यहाँ पे रिजर्व्स की बात करें तो 94 और 98 करोड़ के इनके पास रिजर्व है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव में है और बढ़ रहा है। और यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देखें तो कैश फ्लो बहुत ही कम है। बहुत छोटी कंपनी है, जितनी छोटी कंपनी होगी उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। यहाँ पे नो डाउट मिड कैप और स्मॉल कैप में जब ये कंपनी ग्रो करती है साइमल्टेनियसली आपकी मनी भी मल्टीफोल्ड होती है,
पर छोटी कंपनी का रिस्क ये रहता है क्योंकि इनके पास कॉम्पिटिटर्स बड़े होते हैं। अगर इनके जो क्लाइंट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनका बिजनेस में स्ट्रेंथ नहीं है, तो इनका सरवाइव करना लॉन्ग रन में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो रेशियोज की बात करें, डेब्टर डेज कंपनी के लगभग सेम है, और यहाँ पे डे पेएबल भी सेम है, और सी भी कंपनी की कम हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 61.97 कंपनी के पास और 38.04 यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग। तो यहाँ पे कंपनी की एक बार हम यहाँ पे वेबसाइट देखेंगे तो आप प्लांट देख सकते हैं कंपनी का, और इस तरह से यहाँ पे APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो जो ये API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे रिसर्च कर रहे हैं और बना रहे हैं, तो कमर्शियल इनके हैं 15 और अंडर डेवलपमेंट 5 से प्लस। जैसा कि हमने देखा थायराइड और अस्थमा जैसी डिसीज के लिए यहाँ पे APIs बना रहे हैं। एडवांस एंड चिराल इंटरमीडिएट्स 20 प्लस, CDMO प्रोडक्ट्स 10 प्लस, और यहाँ पे DMF एंड CEP यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिजनेस आइडिया एरियाज इनके देख सकते हैं, APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट किस तरह से बनाते हैं, इंटरमीडिएट्स, चिराल इंटरमीडिएट, CMDO, और इनके सर्टिफिकेट्स भी आप देख सकते हैं। तो कंपनी ज़रूर छोटी है, लेकिन जो इनके आप प्रोडक्ट रेंज और सभी चीज़ें देख सकते हैं वो थोड़ी सी बढ़िया है। पर जो चिंता का विषय ये नहीं है, चिंता का विषय है कंपनी ने पिछले 10 साल से अपनी सेल्स इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं बढ़ाई। तो इसकी यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप टाइची इंडस्ट्रीज पे जाएंगे तो जिस तरह से यहाँ पे पहले नंबर पे हमारे पास नोटिस ऑफ एनुअल रिपोर्ट, मीटिंग, डायरेक्टर रिपोर्ट, रिपोर्ट फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ पे 72 पेज नंबर पे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो जिस तरह से हम यहाँ पे 72 पेज पे जाते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सिनेरियो क्या चल रहा था उसमें ये आपको बता देंगे। ओइंग टू सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रॉ मटेरियल शॉर्टेज, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सेवरल bottleneck during the year. However, the faster vaccine rollout has played a credential role driving the sector, since healthcare system and the policies marketing across economy are now more confident and spreading on the pharmaceutical industries. The global pharmaceutical industry is likely to grow at CAGR of 9.1 in 2022, thus reaching a market valuation of $1,587 billion. Companies are now adopting better measures to track a pandemic-inducing impact, which is early result in operational issue. A compounding annual growth rate of 19.2%, the pharmaceutical industry is estimated to reach 3,201 billion in 2026 तक। तो ये बहुत ही बड़ी नंबर्स है, अचीव करें तो बढ़िया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। The large sector of the global demographic in the aging, which makes the prone to the chronic illness such as rheumatoid। तो ये आप यहाँ से एक ग्लोबल सिनेरियो प्लस डोमेस्टिक जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करें तो जो हमारा इंडिया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में थर्ड नंबर पे आता है। द नेशन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक फार्मास्यूटिकल इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग ऑफ 20% ऑफ वर्ल्ड वाइड सप्लाई। तो जेनरिक मेडिसिन में 20% ऑफ वर्ल्ड वाइड सप्लाई इंडिया कर रहा है फार्मास्यूटिकल्स। Furthermore, India pharmaceutical firms are extremely cost effective and offers excellent efficiency, all of which helped the country to become the pharma of the world. The India pharmaceutical market is now valued at $41.7 billion by the year of 2024. It is likely to worth 65 billion. तो
फार्मा सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर जो हमारा इंडियन का भी है वो भी है कि 41 से 2024 में ही 65 बिलियन करोड़ तक हो सकती है। तो द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट इज नाउ वैल्यूड 14.1। जिस तरह से हमने देखा कांस्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इन द टर्म्स ऑफ पीएलआई स्कीम्स फॉर द बल्क फार्मास्यूटिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर द लोकल मेडिसिन डिवाइसेस। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि इन फ्यूचर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ग्रोथ है। तो एक कंपनी जो कि फार्मा से रिलेटेड है, बहुत छोटी कंपनी है, फंडामेंटल्स खराब नहीं है। खराब उसको कहेंगे जिसने अपनी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और उसमें लॉस भी दिखाया है प्लस गिरावट भी, पर ये स्लो रनर है। इन्होंने 10 साल में ये लॉस नहीं किया पर कुछ इतना खास प्रॉफिट भी नहीं किया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड रीसेंट डेवलपमेंट आप देखेंगे, the union cabinet has given its nod for the amendment of existing foreign direct investment policy in the pharmaceutical sector in order to allow FDI to 100% under the automatic route for manufacturing the medical devices subjects to the certain conditions. The drug and the pharmaceutical sector attracts cumulative FDI inflow worth 15.93 billion between April 2000 एंड दिसंबर 2019। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल की फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन और वेरियस डिसीजेस को मद्देनजर रखते हुए इसकी ऑल ओवर इंडिया और ओवरसीज में क्या वैल्यू है। तो आप यहाँ पे ये पूरी एनुअल रिपोर्ट रीड करके एक ओवरव्यू देख सकते हैं, कितनी ग्रोथ है इस सेक्टर की, क्या कैपिटलाइजेशन है, कितना बड़ा इसका मार्केट है, प्लस आप इसमें क्या ग्रोथ देखते हो, इस कंपनी की क्या वैल्यू ड्रॉप कर पाएगी। ये 200 करोड़ की कंपनी कल को 2000 कुछ करोड़ की हो पाएगी, क्योंकि अगर 200 करोड़ की कंपनी कल को 1000 करोड़ होगी तो 5 गुना तक का बिजनेस बढ़ जाएगा। तो 5 गुना तक का बिजनेस बढ़ने का मतलब है स्मॉल कैप कंपनी है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं पर उसके साथ साथ बड़ा रिस्क भी होता है। तो उस रिस्क को देखने के लिए हमें एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट किस तरह की है, मैनेजमेंट का विजन क्या है, मैनेजमेंट किस तरह से सोचती है, सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई कंपनी एपीआई जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बना रहे हैं, अगर इनकी मैनेजमेंट में कोई भी उस फार्मा सेक्टर का नहीं है तो ये दिक्कत की चीज़ हो सकती है। क्योंकि अगर हम कंपनी स्टडी कर रहे हैं फार्मा की तो उनकी मैनेजमेंट के फार्मा के भी जो है एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि उससे ये मैनेजमेंट को अप्स एंड डाउन्स का, उनके विजन का, सब चीज़ों का पता रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।